everyone, this is Shailendra Pandey. Welcome to Arihant पढ़ाकू. I am your physics mentor. तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत परेशान थे कि फिजिक्स में इस बार टर्म 1 एग्जामिनेशन में MCQs आने वाले हैं, तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं फिजिक्स के चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं. मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस और उसके सारे सॉल्यूशंस समझाने वाला हूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमारे सिलेबस में से हटा दी गई हैं. तो बच्चों, सबसे पहले रिमूव्ड पोर्शन ये है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, और उसकी वजह से उसके इनसाइड फील्ड और उसके आउटसाइड फील्ड. कहने का मतलब जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल होता था, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. तो बिल्कुल आपको इसको नहीं पढ़ना है. आइए अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड, मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, मस्ट बी विदाउट चार्ज, और मे बी आइदर नेगेटिव और विदाउट चार्ज. यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है तो वो किस तरह के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है. अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ विदाउट चार्ज अगर कोई सिस्टम है तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है. अब आप कहेंगे सर कैसे? तो बेटा, अगर वहां पर चार्ज नहीं है तो वहां पर एक प्रोसेस हो सकता है जिसका नाम है इंडक्शन. आप सबने पढ़ रखा है कि अगर किसी एक बॉडी पर, यहां पर इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास कोई अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर अगर आप लाओगे तो इसकी आउटर सरफेस पर नेगेटिव आ जाएगा और उसकी उधर वाली सरफेस पर पॉजिटिव आएगा. तो कहने का मतलब इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज या विदाउट चार्ज जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ. आइए देख लेते हैं. इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आप लोग के लिए दे दिया है. तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन. पॉजिटिवली चार्ज ग्लास कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी बाय इंडक्शन एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर. किसी कंडक्टर से 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है. द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डेवलप्ड ऑन इट इज. अगर आपने 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है तो आपको बताना है कि पहले तो कौन सा नेचर होगा, कौन सा चार्ज इसके ऊपर आएगा. अगर आपने किसी बॉडी से नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को हटाया है तो उस बॉडी पर चार्ज का नेचर कौन सा हो जाएगा गाइस? दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. और अब देखते हैं कितना चार्ज होगा. सो Q इज इक्वल टू N इंटू E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप सबने पढ़ रखा है. तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने हटाए हैं? 10 की पावर 20. एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. इट विल बी 1.6 इंटू 10. इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर होना चाहिए 16 कूलम. तो आइए चेक करते हैं. इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने आपको दे दिया है, समझा भी दिया है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग, इट्स वेट रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, मे इंक्रीज स्लाइटली, और मे इंक्रीज स्लाइटली. तो आपसे यह बोला गया कि अगर बॉडी को आप चार्ज करते हो बाय रबिंग तो वहां पर क्या होगा. तो देखिए, अगर आपने बॉडी को चार्ज किया है रब करके तो वहां पर किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी बॉडी पर जाएंगे. तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे उसका मास आप सोचो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, और जिसकी तरफ
इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसका मास पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होना चाहिए मे इंक्रीज स्लाइटली और मे इंक्रीज स्लाइटली। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है भाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ पार्ट। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी मोर चार्ज एक्यूमुलेट्स एट रीजन ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो तो ज्यादा चार्ज स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर के रीजन में होता है। मोर चार्ज एक्यूमुलेट्स एट द रीजन ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इररिस्पेक्टिव ऑफ द कर्वेचर और नन ऑफ द अबव इज ट्रू। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, आप ध्यान से देखो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है जबकि इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो इस जगह पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस रीजन में चार्ज ज्यादा होगा जबकि इस वाले रीजन में जो चार्ज है हमारा वो कम होगा। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, मोर चार्ज एक्यूमुलेट्स एट द रीजन ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पर, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए पार्ट। आइए देखते हैं भाई सॉल्यूशन में आपको बोला गया कि भाई करेक्ट है हमारा ए पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज Q1 exerts some force on a second charge Q2 if a third charge Q3 is brought near, the force exerted by Q1 on Q2 decreases, increases, remains unchanged, increases if Q3 is of same sign as Q1 and decreases if Q3 is of opposite sign. So guys यहां पर देखिए एक आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जी हाँ, उसका एक बहुत बढ़िया बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपने पढ़ा है कि अगर कोई दो चार्जेस है Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, ये दोनों चार्जेस के बीच का कोई भी फोर्स हो, चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का फोर्स हो, दोनों ही केसेस में अगर कोई तीसरा चार्ज आता है तो तीसरे चार्ज के आने से Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है प्यारे बच्चों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो करेक्ट आंसर यहां पर होना चाहिए रिमेन्स अनचेंज्ड। आइए चेक करते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमसे कहा गया अ चार्ज ऑफ 10 यूनिट्स is divided so that force between the two charges is maximum when placed 2 centimeter apart. The two charges are 6,4, 3,7, 1,9 and 5,5. कहने का मतलब हमारे पास एक चार्ज था जिसकी वैल्यू थी 10 यूनिट्स। 10 यूनिट का हमारे पास चार्ज था और हमने उस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया। सो लेट अस सपोज एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। लेट अस सपोज जो इनिशियल चार्ज था वो कैपिटल Q है, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो ये दो चार्जेस हैं, हमसे बोला गया इसको ऐसा डिवाइड करिए सो दैट फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज मैक्सिमम। तो भाई साहब याद करिए आप लोगों को पढ़ाया गया है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये फोर्स मैक्सिमम है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दो चार्जेस हैं तो इनके बीच का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर ये फोर्स मैक्सिमम है तो DF बाई DQ, मतलब इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है प्यारे बच्चों वो 0 के बराबर होना चाहिए। और आइए देखते हैं इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसका आप जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे DF बाई DQ, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। Q इंटू कैपिटल Q, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कैपिटल Q बचेगा।
माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो स्मॉल क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाने वाला है? 2q, और ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, ये भी बाहर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें बाहर गई और वो इक्वल में इंक्लूड हो गई। तो कहने का मतलब स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? कैपिटल क्यू बाई 2। तो आइए इसी चीज को मैंने यहां पर आपके लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लिख दिया है। फोर्स की वैल्यू आप देखिए, आप सभी को मैंने यहां पर भी समझा दिया है। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप चेक करिए, ये कैपिटल क्यू हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया। तो ये क्या बचा? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई साहब? 1 माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2q। सो कैपिटल क्यू माइनस 2q इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसी को और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई 2, और कैपिटल क्यू की वैल्यू हम सबको पता है, कैपिटल क्यू की वैल्यू बोला गया था 10 यूनिट। तो अगर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल सिंपली बिकम 5 यूनिट। इसका मतलब दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी हो गई? 5 यूनिट। और ऐसा कौन सा ऑप्शन था? ऐसा था हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा था 5,5। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ ब्रास प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अगर आप दो चार्जेस के बीच में एक ब्रास का प्लेट ले आए, मतलब एक मेटेलिक प्लेट ले आए, तो उनके बीच का फोर्स डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम, या बिकम्स 0। तो भाई साहब ये सोचने वाली चीज है। अगर आपने बीच में ब्रास मेटल को इंक्लूड किया है तो मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, और किसी भी कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जरा सोचो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर ये K इनफाइनाइट हो गया तो पूरा का पूरा फोर्स कितना हो गया गाइस? दैट बिकेम इक्वल टू 0। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ पार्ट, दैट मींस इट बिकम्स 0। तो देखिए मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया इनफाइनाइट, सो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, दैट इज बिकम्स 0। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स possess 60 coulomb and -20 coulomb of charge. They are brought in contact and then separated by 10 centimeter. The force between them is, हमारे पास दो चार्जेस थे, एक चार्ज था हमारे पास 60 कूलम का और एक था -20 कूलम का। उनको करीब ला करके, उनको टच करा करके 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया गया। जैसे ही आप दोनों को टच कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है दोनों में चार्जेस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे? क्योंकि यहां पर दोनों जो स्फीयर्स हैं, देखिए दोनों आइडेंटिकल मेटल के स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल मेटल स्फीयर होने का मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम है। इसका मतलब फाइनल चार्ज दोनों पर प्यारे बच्चों सेम होना चाहिए। इनिशियल चार्ज कितना था? 60 कूलम। दिस वाज इनिशियल चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर। दूसरे पर चार्ज कितना था? -20 कूलम। लेकिन फाइनल चार्ज दोनों पर क्या होगा? सेम होगा। सेम का मतलब आप इसका निकाल दीजिए एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे, कितना आ जाएगा? दैट विल बी 20 कूलम। पॉजिटिव का 20 कूलम दोनों पर होना चाहिए। अब अगर 20 कूलम है और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो बताइए हम लोग इसके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं? दैट इज वेरी सिंपल। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दैट इज 20 into 20 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और तुरंत उसको यहां पर रख देंगे। सो गाइज यहां पर करेक्ट आंसर, जैसे ही आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे, योर करेक्ट आंसर विल बी 36 into 10 to the power 13।
अगर आपको डाउट है तो आइए मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये क्या हो जाएगा? दिस इज 400। 20 इंटू 20 400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और स्क्वायर करोगे बेटा आएगा 100। वो 100 किधर जाएगा? ऊपर। सो दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 दैट इज 36 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 2 प्लस 2। तो जरा सोचिए टोटल पावर कितनी हो गई? 13। सो करेक्ट आंसर हियर इज ए पार्ट। आप लोग सब लोग देख सकते हैं भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ग्राफ पर बेस्ड। हर बार अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो ग्राफ से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज। फोर्स और डिस्टेंस के बीच का अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसा होगा? तो जरा सोचिए, यहां पर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उससे हमको पता क्या चलता है? उससे हमको पता चलता है दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स डिक्रीज होना चाहिए। और स्क्वायर होने का मतलब इसका नेचर कैसा होगा? पैराबोलिक टाइप का होगा। सो दैट ग्राफ शुड बी लाइक डी पार्ट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए चेक करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा है? हमारा करेक्ट आंसर है डी पार्ट। ये देखिए डी पार्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 6 coulomb is at rest in uniform horizontal electric field of 20,000 न्यूटन पर कूलम। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 20,000 न्यूटन पर कूलम और हमसे कहा गया है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास है 30 मिलीग्राम और चार्ज इस पर कितना है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज। अब ये सोचने वाली बात है कि उस रस्सी में, उस पेंडुलम की रस्सी में, थ्रेड में कितना टेंशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कहलाते हैं। आइए देखते हैं यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। ये देखिए, अगर ये कोई एक सिंपल पेंडुलम है जो कि आपने इस तरीके से लटका रखा है, तो ये इसकी रस्सी है, ये इसका थ्रेड है। अब आप जरा ध्यान से देखो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे। सबसे पहला फोर्स होगा इसका अपना वेट, जो कि हमेशा लगेगा। अगर रस्सी है तो रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो यहां पर बॉब है, इस बॉब का मास भी हमको पता है और इसका हमें चार्ज भी पता है। इसका मतलब अगर ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है प्यारे बच्चों, तो आप सबको पता है इसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगा। इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? Q into E। इसका मतलब इस बॉब पर टोटल आप चेक करिए फोर्सेस कौन कौन से हैं। mg इसका वेट, QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने इधर की तरफ क्यों लगाया? क्योंकि यही डायरेक्शन हमसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप खुद सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया QE फोर्स, ये हो गया mg वेट और ये हो गया रस्सी का टेंशन। अब आप जरा सोचो, अगर इसको बैलेंस्ड कंडीशन में रहना है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? टेंशन बताइए, इस टेंशन की वैल्यू बताइए भाई साहब। ठीक, अगर इसको बैलेंस्ड कंडीशन में रहना है प्यारे बच्चों, तो इस QE और इस mg को, इस QE और इस mg को बैलेंस करना पड़ेगा इस टेंशन को। तो जरा सोचिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है गाइस, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा, वो इधर की तरफ आना चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आना चाहिए और ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए? टेंशन के बराबर। तभी तो जाकर के ये बैलेंस होगा। तो आप जरा सोचो, अगर ये QE और mg एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो अंडर रूट के अंदर QE का होल स्क्वायर प्लस mg
का होल स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है और दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है, अरे भाई पैरेललोग्राम्स लॉ जरा याद करिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहां पर एंगल कितना है 90, cos 90 कितना होता है 0, इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रही प्यारे बच्चों आर की वैल्यू, और यही वैल्यू किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। तो ये इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए मैंने आपको यहां पर लिख करके दिखा दिया है कि आपको अंडर रूट के अंदर mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर करना है। मास आपको गिवन है 30 मिलीग्राम। मिलीग्राम को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, किलोग्राम में, सेम यूनिट में लाने के लिए तो आपको इसमें 10,000 का डिवाइड करना पड़ेगा। सो तब ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आया इसका मास केजी में। अभी इसमें क्या मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसमें अभी जी मल्टीप्लाई करना बाकी है, जिसकी वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जी की वैल्यू 10 गिवन है हमको, तो ये क्या बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो अल्टीमेटली ये आपका देखिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3 into 10 to the power minus 4। This will become 3 into 10 to the power minus 4 का होल स्क्वायर, तो mg का स्क्वायर। सिमिलरली QE का भी हम लोग प्यारे बच्चों स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखो, चार्ज कितना है 2 into 10 to the power minus 6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 20,000, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा 4 into 10 to the power minus 4, और इसका भी होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये देखिए आएगा 9 और यहां पर है 16, तो ये दोनों ऐड होगा और फाइनली बन जाएगा 25, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 5 into 10 to the power minus 4। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, एक बार आप लोग अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए ए पार्ट। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू हमको पता है, सिमिलरली हमको Q2 की भी वैल्यू गिवन है 9 into 10 to the power minus 6 आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्जेस हैं 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। द पोजीशन ऑफ अ थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड बिटवीन देम सच दैट देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट। हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच में पूछा जा रहा है कि तीसरा चार्ज कहां पर रखें अगर उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चार्ज देखिए ये है Q1 चार्ज, एक चार्ज यहां पर है Q2 चार्ज, और इसके बीच में हम लोग कहीं पर यहां पर एक चार्ज रखने वाले हैं Q चार्ज। लेट अस सपोज ये वाला चार्ज Q1 वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, तो दूसरे वाले चार्ज से कितना दूर हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस था, मतलब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 माइनस x। तो ये देखिए हमारे पास आ गया, दोनों डिस्टेंसेस हमको पता है। अब सिर्फ क्या करना है, आपसे बोला गया कि देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप नेट कैसे निकालोगे, Q1 वाला चार्ज, बोलो Q वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये फोर्स हो गया आपका F1। सिमिलरली Q2 वाला चार्ज भी इस Q वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसकी वैल्यू हो गई F2। और ये दोनों फोर्सेस अगर आपस में बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमको यहां पर करना था। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला जब आप पूरा समझ जाएं तब इस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग देखो यहां पर क्या हुआ है, फोर्स F1 की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 फोर्स जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है भाई, 10 माइनस x का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख रहे हैं कि Q वाला जो चार्ज है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, Q1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन
10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट आप लोग को दिख रहा है ना, वो दोनों तरफ अंडर रूट लेने के बाद ही आया है। कहां से आया है आप लोग देख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू आई सॉल्व होकर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी में अगर आप लोग दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो आप देखो क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x अपॉन 10 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों, यहीं से अगर आप सिंप्लीफाई करके केवल x की वैल्यू निकाल लोगे तो वो x की वैल्यू कुछ ऐसी ही आने वाली है। और अगर हम लोग यहां पर वैल्यूज रख दें, जैसा कि आप देख रहे हैं, Q1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 तो दोनों रेशियो में से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 4 अपॉन 9 का अंडर रूट, 4 बाई 9 का अंडर रूट कितना आएगा, 2 बाई 3। तो इसका मतलब अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी 2 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 5x। सो x की वैल्यू आ गई गाइज हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं करेक्ट आंसर भी हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज Q1। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसी को मैंने यहां पर आपके ईज के लिए, आप इसको इजीली समझ पाए, यहां पर मैंने सारी चीज लिख दी है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं समझा भी चुका हूं, तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन वाज थर्ड पार्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस charge density sigma is split into 2 drops of the same size। एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहा जा रहा है देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द ईच ड्रॉप विल बी। तो देखिए, एक ये बड़ा ड्रॉप था, इस बड़े ड्रॉप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये एक छोटा ड्रॉप और एक दूसरा ये भी छोटा ड्रॉप। अगर आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आप सोचो इस पर पहले अगर Q चार्ज था, तो अब इन दोनों पर कितना चार्ज हो गया, Q/2 एंड Q/2। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले सिग्मा थी, तो जरा याद करिए सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया किसी भी स्फीयर का अगर आप निकालेंगे तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इनिशियली सिग्मा की वैल्यू कुछ ऐसी थी। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये दोनों जो ड्रॉप्स बने हैं, इन दोनों ड्रॉप्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो आइए देखते हैं, इन दोनों के लिए अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A। तो इस पर चार्ज कितना रह गया है, इस पर चार्ज है Q/2 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इसका रेडियस कैपिटल आर था, तो गाइज इन दोनों का रेडियस क्या होगा, लेट अस सपोज इसका रेडियस स्मॉल आर है। अब ये रेडियस कैसे आएगा, बस यही मेन बात है। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम कंजर्व कर दीजिए। इनिशियल वॉल्यूम कितना था गाइज, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। और फाइनली कितने हमारे पास ड्रॉप्स हैं गाइज, 2, सो दैट इज 2 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो आप लोग ध्यान से देखो, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, स्मॉल आर की वैल्यू। गाइज यहां से अगर हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू बेटा निकालें, स्मॉल आर की अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो वो स्मॉल आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, सब लोग ध्यान से देखिए, दैट विल बी कैपिटल आर अपॉन 2 टू द पावर 1/3। ये स्मॉल आर किसका रेडियस है, जो बाद में ड्रॉप्स बनी है। कैपिटल आर जो है किसका रेडियस था, जो पहले ड्रॉप्स बनी थी। तो ये जो मैंने लिखा है सिग्मा, सिग्मा तो पहले इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी था। इसका मतलब हमको यहां पर रेडियस कौन सा लेना चाहिए, हमको यहां पर रेडियस लेना चाहिए बड़े वाले स्फीयर का, मतलब इनिशियल। तो मैंने 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखा।
अब सोचो, स्मॉल आर की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, स्मॉल आर हमको नोन है, वही स्मॉल आर हम यहां पर रखेंगे। दैट मीन्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हम लोग गाइस सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोग देख सकते हो Q अपॉन 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला 2 मैं नीचे ले आया हूं, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2/3, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखो, हमको आंसर जो है वो सिग्मा के टर्म्स में देना है गाइस। तो सिग्मा के टर्म्स में अगर आप देना चाहते हो तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को ध्यान से देखो, ये जो है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो ये क्या बन जाएगा? सब लोग ध्यान से सोचो, ये भी ऊपर जाएगा, सो 2 टू द पावर 2/3 ऊपर गया, इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक 2 नीचे भी है। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम सिग्मा अपॉन 2 टू द पावर 1/3। तो हमारा करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा हो गया गाइस? फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हियर। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। 13th क्वेश्चन कहता है, अ थिन वॉल्ड कॉपर वायर 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर उस कॉपर वायर की लंबाई है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कैरीज अ नेट चार्ज ऑफ 5.8 माइक्रोकूलम। तो उस पूरे कॉपर वायर में टोटल चार्ज कितना है? 5.8 माइक्रोकूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप एक्सिस इज। उस पाइप से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई जरा इसको याद करो, जरा सोचो, ये क्या है? बेटा आप सब ने पढ़ रखा है, अगर कोई लाइन चार्ज है तो उस लाइन चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जरा सब लोग अपने दिमाग पर जोर डालो। लाइन चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो Q डिवाइडेड बाई L। आप सब लोग देख सकते हैं, हमको चार्ज पता है, हमको लेंथ भी पता है। अगर हमें लेंथ और चार्ज दोनों पता है तो क्या सबसे पहले हम लोग लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं? तो ये देखिए, Q बाई L हमने किया और ये रही लैम्डा की वैल्यू। हमको लैम्डा पता है, साथ ही साथ हमको ये डिस्टेंस R भी पता है। R कितना है गाइस? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप एक्सिस। इसका मतलब इस पाइप से 8 सेंटीमीटर पर यहां कहीं पर कोई पॉइंट रहा होगा जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जा रहा है। तो इसको हम लोग बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास R पता है, हमको लैम्डा भी पता है, तो बस इस फॉर्मूले में जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, यू विल गेट द आंसर। दैट वाज थर्ड पार्ट। हम लोग इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? थर्ड पार्ट। कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो कि सर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा वैल्यू? इसको आप लोग बहुत सिंपली सोच सकते हैं, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 18 इंटू 10 टू द पावर 9। बस वही वैल्यू होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और लैम्डा और आर सब पता है, जैसे ही आप रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस separated by certain distance. The force between two stationary charges separated by certain distance. दो चार्जेस के बीच का फोर्स, यानी कूलम फोर्स की बात कर रहे हैं, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या वो न्यूटन्स आपके थर्ड लॉ को ओबे करता है? इज अ सेंट्रल फोर्स, इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ स्केलर। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जरा सोचिए यहां पर हमारा क्या आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ओनली ए इज करेक्ट, केवल ये वाला करेक्ट है। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, एंड सी एंड डी आर करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन है।
तो जरा सोचिए कूलम्स लॉ के केस में क्या क्या चीजें वैलिड है। ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है कि वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल सही बात है। इज अ सेंट्रल फोर्स, इसका मतलब जो कूलम फोर्स है क्या वो सेंट्रल फोर्स होता है? सेंट्रल का मतलब अगर ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, एक फोर्स इधर हो एक फोर्स इधर हो, मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही क्या फोर्स लगता है? तो जी हाँ, बिल्कुल लगता है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है हमारा वो भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये स्टेटमेंट गलत है। कूलम फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनमें किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे। दोज फोर्स सिस्टम इन विच वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑब्टेन्ड इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव। तो प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कूलम फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होता है। इज अ स्केलर, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो करेक्ट आंसर ए और बी है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट मींस ए एंड बी आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर आपको देखिए वही सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया गाइस। मैचिंग करनी है हमको, यहां पर मैचिंग करनी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया लिस्ट 1 में कुछ चीजें हैं, लिस्ट 2 में कुछ चीजें आपको मैच करना है। ठीक है, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कूलम फोर्स, कूलम फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होगा, मे बी रिपल्सिव ऑल्सो, इनवेरिएंट होगा या फिर वेरिएंट होगा। तो भाई साहब कूलम फोर्स जो हमारा है इट मे बी रिपल्सिव ऑल्सो, भाई अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ओनली अट्रैक्टिव। आइए आगे देखते हैं चार्ज और मास के बारे में, इनवेरिएंट एंड मे बी वेरिएंट। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो कि सर ये वेरिएंट का मतलब क्या है या इनवेरिएंट का मतलब क्या है। गाइस, इनवेरिएंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मतलब होता है इनवेरिएंट का, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ना करे। तो जरा सोचो, मास जो होता है क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है? जी हां, बिल्कुल करता है। सो मास इज वेरिएंट, मास में बी वेरिएंट। वेरिएंट मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से चलता है तो आप सबको पता है कि उसका जो मास होता है दैट मे चेंज लाइक दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से उसका मास चेंज होता है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन चार्ज जो होता है दैट इज इनवेरिएंट। चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी चार्ज को अगर बहुत हाई स्पीड में भी आप मूव करा दोगे तो भी उस पर जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। सो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा है? ए एफ बी ई, ए एफ बी ई, सी जी और डी एच। सो करेक्ट आंसर वाज ए पार्ट। ए हमारा करेक्ट आंसर था। आइए इसी के सॉल्यूशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, कौन सी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं और कौन सी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये सब आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इक्वल टू 5 नैनोकूलम। 5 नैनोकूलम के ढेर सारे चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट x is equal to 1 centimeter, x is equal to 2 centimeter, x is equal to 4 centimeter, 8 centimeter and so on. In this setup, if consecutive charges have opposite sign, मतलब पहला चार्ज अगर 5 नैनोकूलम का है तो दूसरा चार्ज -5 नैनोकूलम का है, अगला चार्ज फिर से पॉजिटिव है और उसका अगला चार्ज फिर से निगेटिव है, मतलब ऑल्टरनेट नेचर है, अपोजिट साइन है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है? जरा इस फिगर को सोचिए सब लोग। ये x और y एक्सिस है, आप सबको पता है ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है,
ठीक, तो एक चार्ज आपने यहां पर रखा कितना 5 नैनो कूलम का। अगला चार्ज जो हमने रखा है कहां पर रखा है 2 पर, ये 1 है ये 2 है, 2 पर हमने रखा नेगेटिव यानी कि -5 नैनो कूलम, तो ये बन जाएगा आपका -5। नेक्स्ट हमने रखा 4 पर, तो 4 पर जो चार्ज रखा गया वो अपोजिट नेचर का है मतलब पॉजिटिव है। फिर अगला कहां पे रखा जाएगा 8 पर रखा जाएगा, और ये कैसा होगा गाइस नेगेटिव एंड सो ऑन, ऐसा एकदम इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। आइए, हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है x इज इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सो गाइस, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, मतलब पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर की तरफ, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर की तरफ, लेकिन जो निगेटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट करते हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर की तरफ आएगी, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इधर हैं और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इधर हैं, कहने का मतलब जस्ट ऑपोजिट हैं। तो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर मानिए, निगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर की तरफ मानिए। तो आइए देखते हैं ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो गाइस, फार्मूला क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सभी में 5 नैनो कूलम है, सो 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, आर स्क्वायर मतलब ये 5 सॉरी ये जो डिस्टेंस है 1, इस 1 का स्क्वायर, सो 1/1 का स्क्वायर। यहां पर डिस्टेंस कितना है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन वो फोर्स इधर की तरफ है भाई। इसका जो फोर्स था, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड में होगा, सो दिस शुड बी सबट्रैक्टेड। सिमिलरली ये फिर से पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, मतलब लेफ्ट साइड में, तो इसको मैंने फिर से प्लस लिखा 4 का स्क्वायर, फिर अगेन -1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, क्या है ये है 1 -1/4 प्लस 1/16 -1/64 एंड सो ऑन। कहने का मतलब गाइज ये एक इनफाइनाइट जीपी है। ये क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम होता है a/1 - r, और रेशियो कितना है यहां पर, रेशियो है -1/r। तो आइए, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। इसके सॉल्यूशन पार्ट पर आते हैं। तो देखिए आप सब लोग, इसी चीज को यहां पर एक फॉर्मेट में देखिए लिखा गया है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरी जीपी सीरीज बन गई हमारी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन गई, इस जीपी का पहले सम देखिए आप, इस जीपी का सम कितना होता है, मैंने फार्मूला बोला a/1 - r, जिसमें a क्या है, पहला टर्म यानी 1 अपॉन 1 - r, तो 1 - कॉमन रेशियो कितना है -1/r। इसको जैसे ही गाइज आप लोग सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू 36 इंटू 10 टू द पावर 4। सो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो गया, सी पार्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर हमको असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन रीजन में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट्स हमको गिवन होते हैं, और उन 2 स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं कुछ इस तरीके के। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 है फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज नॉट अल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पॉइंट चार्ज नियर देम। 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज के होने या ना होने से चेंज नहीं होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ रखा है। सो गाइज ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेरी गुड। आइए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट 2 चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या है, कूलम्स लॉ, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं, बट आइए ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। तो भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये जो कूलम्स लॉ होता है ये आपके
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आइए स्टेटमेंट यानी कि सेकंड ऑप्शन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। दिस इज द राइट आंसर। आपका स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें स्टेटमेंट 1 में हमसे कहा गया अ चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ। एक चार्ज अपने खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही बात है। एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, लेकिन खुद को थोड़ी ना अट्रैक्ट रिपेल करेगा। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 न्यूटन। तो भाई साहब ये चेक करना पड़ेगा। हमसे बोला जा रहा है मिनिमम फोर्स। जरा सोचिए, दो चार्जेस के बीच का मिनिमम फोर्स, अगर उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो चार्जेस के बीच के फोर्स का फार्मूला क्या है? कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना गिवन है क्वेश्चन में हमको? 1 मीटर। Q1 और Q2 नहीं पता, लेकिन बोला जा रहा है मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। मिनिमम फोर्स मतलब वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज आपने ले लिया इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आपको क्या करना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्क्वायर मींस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 1 दिया है। इसको जैसे ही प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, आइए देखते हैं क्या आता है आंसर। तो चलिए बात की बात है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। इसका मतलब जो डेटा वहां गिवन था दैट वाज करेक्ट, वो बिल्कुल करेक्ट था। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि आपको लास्ट स्लाइड में क्या गिवन था, तो लास्ट स्लाइड में हमको यही गिवन था, है ना। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। सो अगेन कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है एज वन पेनिट्रेट्स इनटू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E increases, decreases, remain the same at the surface, zero at all points। कह रहे हैं कि अगर हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पेनिट्रेट कराएं तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा? तो भाई साहब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो, ऑलवेज जीरो, है ना। तो ये वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, क्योंकि अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर बिल्कुल भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सारा चार्ज कहां जाता है? आउटर सरफेस पर जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20th क्वेश्चन पर आते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा है अ प्रोटॉन ऑफ मास m चार्ज E, mass m charge E is released from rest in uniform electric field of strength E. The time taken by it to travel a distance d in the field is। मतलब अगर कोई एक प्रोटॉन है जिसका मास m है, चार्ज E है, इसको मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ E है, अगर मैं इसको छोड़ दूं वो भी रेस्ट से, तो कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d डिस्टेंस चलने में कितना उसको टाइम लगेगा। तो सोचिए अगर आपने किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा हुआ है तो उसके ऊपर प्यारे बच्चों क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उस फोर्स का फार्मूला क्या होता है? QE। दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू MA। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? QE बाई M। इसका मतलब ये जो मोशन है ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, तो प्यारे बच्चों
डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है. वी कैन अप्लाई हियर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी. तो आप लोग यहां पर ध्यान से देख सकते हैं एक्सेलरेशन, सॉरी हमको निकालना है टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s अपॉन a का अंडर रूट, 2s अपॉन a. आइए देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट है. अब यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया 2s, s मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना गिवन है हमको, d गिवन है. सो 2d अपॉन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना है, qe बाई m, लेकिन चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का, तो e बाई m. तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से, e बाई m, ये m चला गया ऊपर तो बन गया अंडर रूट 2dm अपॉन e. कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर है. सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. एक बढ़िया क्वेश्चन था ये. इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली एट रेस्ट. दोनों चार्जेस इनिशियली रेस्ट पर थे. हमसे बोला जा रहा है इफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन देम, अगर दोनों पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो क्या होगा. आइए देखते हैं. बोथ हैव एक्सेलरेटेड मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. गलत है भाई, क्यों डायरेक्शन ऑफ फील्ड में नहीं होगा. यहां पर कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, सब लोग ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है प्यारे बच्चों, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में. लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में. आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है. बोथ हैव रिटार्डेड मोशंस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये भी गलत है. पॉजिटिव चार्ज हैज एक्सेलरेटेड मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. नेगेटिव चार्ज हैज आल्सो एक्सेलरेटेड मोशन बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट फील्ड. बस बिल्कुल यही सही है. इसमें बोला जा रहा है पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सेलरेट होगा फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेलरेट होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. तो यही तो सही है. फोर्थ ऑप्शन पढ़िए. पॉजिटिव चार्ज हैज एक्सेलरेटेड मोशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड. ये गलत है. पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में जाता है प्यारे बच्चों. इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, सी पार्ट, यानी कि थर्ड वाला जो था वही हमारा करेक्ट है. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस. अगर कोई डाइपोल है और उस डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें. गाइस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से इस चीज को समझना. अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो वहां पर फोर्स और टॉर्क लगेगा. फोर्स लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क बट फोर्स नहीं लगेगा. नाइदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क. तो ऐसे में गाइज फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा. जी हाँ बिल्कुल, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी लगेगा, टॉर्क तो वैसे भी लगता है ना, आप सबने पढ़ रखा है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती तो फोर्स ना लगता, क्योंकि एक चार्ज पर फोर्स था QE तो दूसरे पर कितना था, माइनस QE, और ये दोनों मिलकर के नेट फोर्स को जीरो कर दे रहे थे. लेकिन ऐसा तब होता था जब वो यूनिफॉर्म फील्ड थी. अभी फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म गाइज. इसका मतलब यहां पर करेक्ट क्या हो गया हमारा, ए पार्ट. नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब अगर किसी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो डाउनवर्ड है, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इस पर किसी चार्ज को इस डायरेक्शन से भेज रहे हैं किसी v वेलोसिटी के साथ, तो इसका पाथ कैसा होगा. तो ये डेरिवेशन आप सबने पढ़ा होगा. ऐसे केसेस में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, क्योंकि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा, चार्ज पार्टिकल की अपनी खुद की वेलोसिटी है इनिशियल, और अंदर आते ही उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर. तो इसका मतलब एक वेलोसिटी है और एक फोर्स भी है, फोर्स दूसरे डायरेक्शन में है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है. तो ऐसे में हमेशा पाथ कौन सा बनता है, पैराबोला. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है हमको. देखिए कौन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर. चार्ज ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी. तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड
प्यारे बच्चों नहीं करता है। कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये भी बात सही है। द चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ, ये भी बात सही है। इसका मतलब हमको तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना था, और वो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड पार्ट। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया, अ मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मेटेलिक स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर एज। हमसे कहा जा रहा है यहां पर ये जो फील्ड लाइंस हैं, कौन सी फील्ड लाइन सही बनी हुई है? तो प्यारे बच्चों यहां पर एकदम साफ क्लियर है कि जो फोर्थ वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, यही सही है। क्यों ये सही है? क्योंकि आप सब लोग ध्यान से देखिए, यहीं पर एक रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के परपेंडिकुलरली ही इसको बाहर निकलना चाहिए, और परपेंडिकुलरली ही इसको अंदर भी इंसर्ट होना चाहिए। वैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा नहीं पाती है, बट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी और परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेगा। सो करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा था? फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट देखिए क्या है? इन केस ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर द फील्ड इनसाइड इज जीरो। किसी भी चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर की फील्ड जीरो होती है, बिल्कुल सही बात है। द चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ हॉलो बॉडी ड्यू टू रिपल्शन। तो ये स्टेटमेंट तो भाई साहब गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारे पास करेक्ट कौन सा हुआ? ए स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन बी वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो बॉडी ड्यू टू रिपल्शन। तो ऐसा नहीं होता है, रिपल्शन का मैटर नहीं है। अंदर चार्ज ही नहीं है तो रिपेल कैसे होगा? तो अंदर क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सारा चार्ज कहां जाता है? उसकी अपनी आउटर सरफेस के ऊपर जाता है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है, 2 point charges plus q and plus q are separated by a certain distance. The resultant electric field is. Resultant electric field की हमें बात करनी है। 0 at the midpoint of the line joining the charges, parallel to the perpendicular bisector of the line joining charges at any point on the bisector, 0 at any point on the bisector in a direction parallel to the line joining the charges, and all of the above are true. जब भी कभी ऐसा कोई एक ऑप्शन दिखे ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, तो एक बार और ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ लिया करो प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है हमसे, 0 एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अगर ये दो चार्जेस हैं, यहां पर मान लो Q चार्ज है और यहां पर भी Q चार्ज है, तो इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पैरेलल टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। कहने का मतलब अगर यहां कहीं पर आप किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के पैरेलल आएगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करेगा, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू सेम है। अब यहां पर होगा क्या, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा। सो गाइज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाला है। बिल्कुल सही है, पैरेलल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। 0 एट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इन डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो लाइन चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके पैरेलल डायरेक्शन में, इन दोनों डायरेक्शंस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी इस चीज को समझिए। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E, आप सबको पता है कि अगर मैं एंगल्स की बात करूं, अगर ये दोनों एंगल्स थीटा में मान लूं तो ये E है, ये थीटा है, तो इधर की तरफ E cos थीटा, इसका भी कंपोनेंट इधर की तरफ E cos थीटा। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होगा, E sin थीटा जो है
वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों। ई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ई साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने कहा था ना, अगर इस तरह का ऑप्शन मिले ऑल ऑफ द अबव, तो जरूर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप सब लोग पढ़ लें। अब आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज। इसका मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों, अगर कोई हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर इस सीलिंग से हमने किसी एक पेंडुलम को लटका रखा है, और ये रहा उसका कोई मेटेलिक बॉब, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, और हमसे यहां क्वेश्चन में यह भी कहा जा रहा है कि यही सेम चार्ज अगर हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर दे दें, मतलब यहां पर भी अगर हम चार्ज दे दें, तो इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जीरो हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 है रिमेन सेम। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप यहां पर बात करेंगे, सबसे पहला फोर्स होता है उसका अपना वेट, दूसरा फोर्स होता है रस्सी का टेंशन। अब भाई साहब रस्सी है तो रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन तो जनरेट हो ही जाएगा। साथ ही साथ अगर ये दोनों चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो एक फोर्स यहां पर और क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, या हम लोग कह सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके ऊपर है, आप उसको जैसे भी लिखना चाहें, तो इसको मैं एक जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूं FE, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आइए ध्यान से देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इस mg के बच्चों एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और इसी mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं केवल ये mg sin थीटा, केवल ये जो mg sin थीटा है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरीके के ऑसिलेशन के लिए, है ना। ये mg cos थीटा बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वैसे भी ये mg cos थीटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब बैलेंस हो जाएगा टेंशन के साथ, ठीक। तो ये सब बैलेंस्ड हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहां ऑसिलेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है हमारा, दैट विल रिमेन सेम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये देखिए यहां पर इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, काफी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा जा रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एज शोन इन द फिगर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है EA एंड EB रिस्पेक्टिवली, देन EA ग्रेटर देन EB, EA लेस देन। कहने का मतलब ये है, हमसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो हमसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कहां पर ज्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है, क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अगर इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफी क्लोज है, पास पास है। इसका मतलब ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट शुड बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी। सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहा जा रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस Q एंड Q आर प्लेस्ड एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर के डायगोनली अपोजिट, अगर मैं यहां पे बना करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, एक चार्ज आप यहां पर रखो Q, और डायगोनली अपोजिट एक पॉइंट पर यहां पर आप चार्ज रखो Q, and two negative charges -Q and -Q are placed at the other two corners of the square। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। यहां पर हो जाएगा -Q, यहां पर भी हो जाएगा -Q, बचे दोनों कॉर्नर्स पे -Q चार्ज रख देंगे। Then at the center of the square the resultant electric intensity E and net electric potential V are। कहने का मतलब अगर इस स्क्वायर के यहां सेंटर पे हम लोग बात करें तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो गाइज आइए देखते हैं कैसे करेंगे भाई हम लोग यहां पर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से
दूर क्रिएट करता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू E है। ये वाला जो चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, इसकी भी वैल्यू E है। वैल्यू मैंने सेम इसलिए लिखी प्यारे बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो आप लोग देख सकते हैं चार्ज यहां भी Q है, यहां भी Q है। ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां पे देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स एकदम मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस भी बेटा आपस में बराबर है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू सेम है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो अपनी तरफ क्रिएट करेगा। लेट अस सपोज इसकी भी वैल्यू E है और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट किया, इसकी भी वैल्यू E है। यहां पर सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव होने से सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कहने का मतलब ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और भाई साहब इस सेंटर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। अब इसी तरीके से आइए चेक करते हैं हम लोग पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r। तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना। और जिस पॉइंट पर इनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट चारों से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4πε0 कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R, है ना। क्योंकि डिस्टेंसेस तो सभी में R है, तो अल्टीमेटली वो पोटेंशियल की वैल्यू भी बेटा कितनी हो जाएगी, दैट विल बी आल्सो 0। तो मुझे लगता है यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। ये देखिए, ये डायग्राम आपको बना के दिखाया गया, बढ़िया सा एक डायग्राम। तो आप लोग सब लोग देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ने आपको यहां पर लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके एमसीक्यू दिखाए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, आपको एक इंफॉर्मेशन मुझे और देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करेंगे तो आपको केस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज मैंने और दिए हैं। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी डाउट आए तो आप जरूर यहां पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो पर।